जय हिंद साथियों। और मैं आप सभी का जूनियर असिस्टेंट की क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा मैराथन क्लास होने वाला है और इसमें आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो आपको जो है कंप्लीट तैयारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से, और आपको जो है 100 नंबर की पूरी तैयारी कराई जाएगी। और आपका सबसे पहले जो हमारा सेट है वह हिंदी का है। हिंदी के बाद जो है हमारा रीजनिंग है, और रीजनिंग के बाद जो हमारा है वह जीके का पोर्शन है, और जीके के पोर्शन के बाद वह है हमारा कंप्यूटर का पोर्शन है, और कंप्यूटर के बाद जो है हमारा आपका यूपी स्पेशल से क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए, स्क्रीन पर पहला नज़र आ रहा है प्रश्न, और पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगल जंगम शब्द का जो है विलोम यानी विपरार्थक शब्द रूप होगा। तो ऑप्शन में देखिए, गतिशील है, स्थावर है, जड़ है और चेतन है। यानी आपको विलोम यानी अपोजिट वर्ड बताना है। किसका? तो जंगम का। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, अगर जंगम का जो हमारा अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, तो जंगम जंगम का विलोम हमारा हो जाएगा स्थावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थावर हो जाएगा। और चेतन का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो चेतन का हमारा जड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेतन का जड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा इसमें पहले का करेक्ट हो जाएगा। और कह रहा है, निम्नलिखित में से किन काव्य पंक्ति या पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार जो है नहीं है। पहला है, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। और बी है, पूत सपुत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। और सी है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। और डी ऑप्शन है, बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुच सुवास सरस अनुरागा। तो किस में देखिए, ऑप्शन भी आपका नीचे दे रखा है। तो कह रहा है, निम्नलिखित में से किन काव्य पंक्तियों में जो है अनुप्रास अलंकार नहीं है। तो अगर बात करें तो अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ छंद में एक एक शब्द की, यानी एक शब्द की जो है आपकी एक शब्द की जो है आपकी पुनरावृत्ति हो। क्या हो? पुनरा यहाँ पर वृत्ति हो, उसे जो है हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? चारुचंद की चंचल किरणें, यहाँ पर 6 शब्द आपका जो है वह बार बार आ रहा है। और कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा जो हो जाएगा वह यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर सी में यमक अलंकार हो जाएगा। और बात करें, यहाँ पर पहली कनक शब्द का अर्थ सोना होता है, और दूसरा शब्द जो होता है आपका धतूरा होता है। देखिए, हमारा दूसरे का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें जो आपका है वह अनुप्रास अलंकार नहीं है ऑप्शन नंबर ए में। यानी ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पर दे रखा ए, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया और ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसमें क्या है? इसमें जो है आपके यमक अलंकार हैं। तो जो है आपका ऑप्शन नंबर बी और सी में जो है हमारा अनुप्रास अलंकार नहीं है, इनमें आपका यमक अलंकार है। तीसरा नंबर है कि निम्नलिखित समूहों में से के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। यानी जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो कह रहा कृतज्ञ है, पापी है, धोखेबाज है और आपका कृतघ्न है। तो देखिए, जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कृतघ्न कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी विकल्प इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। और चौथा नंबर है बुरा, इसका भाववाचक संज्ञा अगर बनाएं तो क्या बनेगा। बुरा का अगर भाववाचक संज्ञा रूप बनाएं तो क्या बनेगा? बुराई है, बुरापन है, बुरापा है और बुराईपन है। तो चौथे का देखिए, बुरा का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? तो बुरा शब्द का भाववाचक संज्ञा जो हो जाएगा वह बुराई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विकल्प इसमें हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा विजातीय शब्द को चुनकर लिखना है। क्या लिखना है? तो विजातीय शब्द को चुनकर लिखना है। ऑप्शन में कॉफ़ी है, चाय है, दूध है और भात है। भात यानी आपका क्या होता है? तो चावल। क्या होता है? भात यानी आपका चावल। तो विजातीय शब्द चुनकर लिखना है। तो देखिए, कॉफ़ी, चाय, दूध। यहाँ पर देखिए, आपका कॉफ़ी हो गया और चाय हो गया और दूध हो गया। ये सब क्या है? ये पीने वाले पदार्थ हैं। क्या हैं? ये पीने वाले पदार्थ हैं। बाकी आपका जो है इसमें भात जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भात जो दे रखा है ये क्या है? तो भात आपका एक खाद्य पदार्थ है। क्या है? भात आपका एक
खाद्य पदार्थ है, इस वजह से आपका जो है यह अलग हो जाएगा। और देखिए 6 नंबर में है मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप बनाना है। तो मीठा शब्द का जो भाववाचक संज्ञा रूप अगर बनाना है तो ऑप्शन ए दे रखा है मिठास है, मिठाई है, मीठी है और मीठ है। तो 6 का कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? तो देखिए कुछ संज्ञा शब्द मूलतः आपके भाववाचक ही होते हैं तथा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें उन्हें बनाना पड़ता है। जैसे वीर का अगर हम बनाएं, वीर का अगर हम बनाएं तो क्या बनेगा? वीर का भाववाचक शब्द क्या बनेगा? तो वीरता बनेगा। क्या बनेगा? वीर का भाववाचक शब्द आपका वीरता बनेगा। मन का क्या बनता है? तो मन का आपका मनत्व बनता है। क्या? तो मन का आपका मनत्व बनता है। और आपका मीठा का क्या बनता है? तो मीठा का मिठास बनता है। क्या बनता है? मीठा का मिठास बनता है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कारण नीचे दिए गए शब्दों में आपको जो है विजातीय शब्दों का फिर चुनकर लिखना है। तो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है और बिंध्य है। इसमें आपको जो है 3 आपको एक समान है, चौथा आपको एक इसमें से अलग आपको छांटना है, यानी उसी को विजातीय कहते हैं। तो चलिए देखते हैं 7वें नंबर में। तो देखिए आपका गोदावरी हो गया और गोदावरी के बाद आपकी कृष्णा हो गया और आपकी क्या हो गई? कावेरी हो गई। ये सब क्या है तीनों? ये तीनों नदी हैं। क्या है? ये तीनों नदी हैं। बाकी आपका विंध्य क्या है? तो विंध्य आपका जो है पहाड़ है। इस वजह से जो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका विजातीय हो जाएगा, यानी सबसे अलग हो जाएगा। 8वां नंबर है नीचे लिखे गए शब्दों का बहुवचन बनाना है, यानी लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो लड़कों हैं और लड़के हैं, लड़का है या फिर कोई नहीं। तो लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा 8वां नंबर में? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लड़के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो संज्ञा वह रूप है जिसमें वस्तु के एक से ज़्यादा का वहाँ पर बोध होता है, वहाँ पे हमारा बहुवाचक संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञा का वह रूप जिसमें वस्तु की एक से ज़्यादा उसमें बोध होता है, उसी को हम बहुवचन संज्ञा कहते हैं। लड़का का बहुवचन लड़के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा निम्न शब्दों का एक वचन बनाना है। चिड़िया का एक वचन बनाना है। तो चिड़िया है, चिड़िया है, यानी आपको देखिए चिरोटा है और चीड़ा है। तो अगर चिड़िया का एक वचन आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए संज्ञा का वैसा रूप जिसमें एक ही वस्तु या पदार्थ यानी एक ही प्राणी का बोध कराता हो, उसे एक वचन कहते हैं। और चिड़िया का एक वचन आपका क्या हो जाएगा? तो चिड़िया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है निम्न मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। क्या बताना है? निम्न मुहावरे का अर्थ बताना है। टै बोल जाना। तो टै बोल जाने का अर्थ क्या है? तो मर जाना, बीमार हो जाना, कोई काम का ना रहना, पेट खराब हो जाना। तो टै बोल जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए टै बोल जाना मुहावरे का अर्थ होगा सीधे मर जाना। क्या हो जाएगा? मर जाना। ऑप्शन नंबर ए विकल्प इसमें हमारा करेक्ट हो गया। कहते नहीं है टाँ टाँ फिस हो जाना, उसी को कहते हैं टै बोल जाना। 11 नंबर है निम्न शब्दों का आपको विलोम अर्थ बताना है, यानी अशांत का विलोम क्या हो जाएगा? तो अशांत का विलोम दे रखा है क्रोध या प्रमाद, आमोद और शांत। तो देखिए अशांत का विलोम क्या होता है? अशांत का विलोम हमारा शांत होता है। ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। और रात्रि का पर्यायवाची आपको बताना है। किसका? तो रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा? वसन है, निशा है, हेम है और अंबर है। तो 12 में कौन सा हो जाएगा? तो रात्रि के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका निशा होती है। क्या होती है? निशा होती है। और निशा के साथ साथ कौन सा होगा? तो आपका रैन भी होता है रात्रि का पर्यायवाची, रैन हो गया। और क्या होगा? रजनी भी जो होता है वह रात्रि का ही पर्यायवाची होता है। रजनी के बाद क्या होता है? तो निशा आपका होता है। निशा के बाद आपका क्या होता है? तो यामिनी भी जो होता है वह रात्रि का ही पर्यायवाची होता है। किसका? तो यामिनी भी रात्रि का पर्यायवाची होता है। तमी भी जो आपका होता है वह रात्रि का पर्यायवाची होता है। और निशी क्या होता है? निशी भी जो आपका है वह रात्रि का पर्यायवाची होता है। और आपका विभावरी, ये सब क्या है? तो रात्रि के पर्यायवाची होते हैं। कह रहा आँख चार होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आँख चार होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो कठिनाई में पड़ना, एक दूसरे को देखना, क्रोध करना और नींद आना। तो देखिए अगर बात करें दिए गए विकल्पों में प्रस्तुत जो आपका मुहावरा दे रखा है उसका उचित अर्थ हो जाएगा
एक दूसरे को होना, क्या हो जाएगा, एक दूसरे को देखना, यानी जो है आँख चार हो जाना, क्या क्या हो जाएगा, एक दूसरे को देखना। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 14 नंबर है, उत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है। तो कह रहा बे है और नी है, आपका क है और ए है। तो पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है। तो क्या हो जाएगा, कपूत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कपूत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम क जोड़ दें तो आपका क्या हो जाएगा, कपूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो घर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए 15 में बात करें तो आपका निकेतन, आपका निकेतन होता है। और क्या होता है, तो निकेतन के बाद आपका सदन होता है, निलय होता है, लेकिन आपका भुवन नहीं होता है। क्या है, तो भुवन नहीं होता है। भुवन जो आपका होता है किसका, तो भुवन जो होता है वो आपका संसार का पर्यायवाची होता है। किसका, भुवन जो होता है वह संसार का पर्यायवाची होता है। इस वजह से बी विकल्प हमारा जो है यह शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी घर का। लड़का कपड़ा धोता है, इस वाक्य में कपड़ा का पद परिचय आपको बताना है। क्या बताना है, तो लड़का कपड़ा धोता है, इसका पद परिचय आपको बताना है। इस वाक्य में कपड़े का पद परिचय दीजिए। तो ऑप्शन ए है भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्ता कारक है, धोता क्रिया का कर्ता है, या बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, करण कारक है, धोता है जो आपकी क्रिया का करण है, और सी इसी टाइप है, और डी भी आपका है इसमें। तो 16 का देखिए, 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या, तो लड़का जो आपका हो जाएगा वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, लड़का यानी लड़का आपका पुल्लिंग होता है, और कपड़ा धो रहा है यानी लड़का कपड़ा धो रहा है, ये आपका बहुवचन में आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, तो कर्म कर रहा है यानी कपड़ा धोने का काम कर रहा है, यानी इसमें क्रिया कर्म हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी विकल्प इसमें हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। कपड़ा आपका कैसा है, तो कपड़ा एक जाति होता है। कपड़े आपके बहुत सारे होते हैं ना, तो कपड़ा एक जाति होती है, और संज्ञा पुल्लिंग है, बहुवचन कर्म कारक, और धोता यह क्रिया का कर्म है। ऑप्शन नंबर सी विकल्प इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 10 है आनंद, जिसके यानी दशानन रावण है, यह कौन सा समास है। तो देखिए यहाँ पे बात करें, ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दशानन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास अब क्या होता है, तो बहुब्रीहि समास वह होता है जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा आपका संज्ञा होता है, परंतु वह कर्मधारय से आपका इतर किसी अर्थ के रूढ़ हो जाएगा। यानी जैसे देखिए इसमें आपका पहला पद और दूसरा पद मिलकर जो है, इसमें देखिए इसमें पहला पद मिलकर और आपके दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करें, वहाँ पे हमारा बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा करेक्ट कर देंगे। जैसे नीलकंठ, यानी नीलकंठ किसे कहते हैं, तो भगवान शिव को कहते हैं। किसको, भगवान शिव को कहते हैं। उसी प्रकार दशानन यानी 10 सिर जिसके पास है, उसे हम किसे क्या कहते हैं, उसे हम रावण कहते हैं। धोती शब्द का बहुवचन रूप बताना है। धोती धोती शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर बहुवचन बनाना है तो आप याद रखिए, अगर आप किसी का बहुवचन बनाना है तो यहाँ पर चंद्र बिंदु याद रखिए। चंद्र बिंदु जहाँ पर आपको मिल जाए वही उसका बहुवचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा 18 में। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन करना है। नारीश्वरवादी आपका कैसा लिखा जाएगा। नारीश्वरवादी जो है आपका कैसा लिखा जाएगा। तो देखिए नारीश्वर यानी निरीश्वरवादी, यानी ऑप्शन नंबर सी देखिए निरीश्वरवादी, ये आपका उचित हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। और नारीश्वरवादी का अर्थ क्या होता है, तो जिसे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं होता है। क्या होता है, तो नारीश्वरवादी उसे कहते हैं जिसे ईश्वर पर जो है विश्वास नहीं होता। आगे देखिए, जहाँ आपके प्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन में देखिए श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अन्योक्ति अलंकार और यमक अलंकार। तो अगर बात करें तो सरल देखिए प्रस्तुत वाक्य में आपका 20 नंबर है ना, जहाँ आपके अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होती है। क्या होती है, वहाँ पर हमेशा अन्योक्ति अलंकार होती है।
ऑप्शन नंबर सी विकल्प इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। विद्या प्लस अभ्यास बराबर विद्या अभ्यास, यह कौन सी संधि हो जाएगी? ऑप्शन में है व्यंजन संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। तो विद्या प्लस आपका अभ्यास यह कौन सी संधि में आएगा? तो विद्या प्लस अभ्यास आपका यहाँ पे अगर बात करें बड़ा आ और आपका छोटा आ मिलकर क्या बन जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका बड़ा आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। यानी यहाँ पर हम अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा दीर्घ संधि हो जाएगी। कैसी संधि? तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी विकल्प इसमें हम जो है करेक्ट कर देंगे। आगे कह रहा है सरला से फल खाया जाता है, यह वाक्य कृतवाच्य में होता है। कहला सरला से फल खाया जाता है, यह वाक्य कृतवाच्य में होता है। तो कह रहा सरला फल खाई, सरला ने फल खाया, सरला ने फल खाई और सरला फल खाती है। तो देखिए अगर प्रस्तुत वाक्य का कृतवाच्य रूप अगर बनाना है तो सरला फल खाती है। क्या? तो सरला फल खाती है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, जहाँ क्रिया द्वारा कही गई किसी बात का मुख्य विषय कर्ता हो वहाँ कृतवाच्य होता है। इसमें क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, वहाँ क्रिया के वचन के अनुसार हम जो है करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विकल्प इसमें हम करेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पूछ रहा है 23 नंबर में भाई बहन में कौन सा समास है। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर आपका हाइफन लग गया, यानी आपका ए और बीच के आपका देखिए भाई बहन के बीच आपको ये आपका जो है हाइफन देखने को मिल रहा है। यानी अगर ये आपको देखने को मिले वहाँ पे हमारा द्वंद्व होता है। क्या द्वंद्व समास होता है? जैसे आपका माता पिता हो गया। क्या हो गया? माता पिता हो गया। और बात करें तो पति पत्नी हो गया। क्या हो गया? पति पत्नी हो गया। दादा दादी हो गया, चाचा चाची हो गया। तो इस तरह से आपको जो है वहाँ पे द्वंद्व समास देखने को मिलेगा। 16 से 17 तक जो है समान अर्थ बताने वाले शब्द को आपको चुनकर लिखना है। तो तालाब का जो है आपका समान अर्थ क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तड़ाक हो जाएगा, आकाश नहीं होगा, ना ही पानी होगा और ना ही आपका कंतार होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा तड़ाक हो जाएगा तालाब का। और चंद्रमा का क्या हो जाएगा? यहाँ पे चंद्रमा का आपका समान रूप क्या हो जाएगा? चंद्रमा का, तो चंद्रमा का समान अर्थ वाला क्या हो जाएगा? तो चंद्रमा का शशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शशि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विकल्प इसमें हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आपको जो है गद्यांश देखने को मिलेगा और 26 से 29 तक आपको गद्यांश नीचे दिया गया है और प्रश्न का सही उपर्युक्त उत्तर वाले विकल्प को आपको चुनाव करना है। तो गद्यांश से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप गद्यांश करते हैं तो आपको 4 नंबर बोनस के तौर पे मिलेगा। कह रहा देखिए मैं जल्दी से पढ़ने का कोशिश करता हूँ। और देखिए कह रहा हमारे देश के त्यौहार चाहे धार्मिक दृष्टि से मनाए जा रहे हों या नए वर्ष के आगमन के रूप में मनाए जा रहे हों और फसल की कटाई एवं खलिहानी के भरने की खुशी में या महापुरुषों की याद में सभी देश की राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करते हैं। यह त्यौहार जनमानस में उल्लास, उमंग एवं खुशहाली भर देते हैं। यह हमारे अंदर देशभक्ति एवं गौरव की भावना के साथ साथ विश्व बंधुता एवं समन्वय की भावना भी जो है बढ़ाते हैं। इनके द्वारा महापुरुषों के उपदेश में हमें इस बात की याद दिलाती हैं कि सद्विचार एवं सद्भावना द्वारा ही हम प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से हमें भी संदेश मिलता है कि वास्तव में धर्मों का मूल लक्ष्य एक है, केवल उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तरीके अलग अलग हैं। तो यह गद्यांश था। अब गद्यांश से बनने वाले हम उत्तर देखेंगे। त्योहारों का मनाने का जो है किससे संबंधित है? तो यहाँ पर त्योहारों का मनाना हमारा किससे संबंधित हो जाएगा? तो देखिए हमें गद्यांश के अकॉर्डिंग ही बताना है। तो गद्यांश के अकॉर्डिंग हमारा ये हो जाएगा कि जो आपके यहाँ पर हिंदुस्तान में सांस्कृतिक के विभिन्न प्रकार के जो आपके विविधता है उसी के कारण त्यौहार जो है संबंधित है। कर अलग अलग तरीके के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है? तो अलग अलग रास्ते, अलग अलग उपाय, विभिन्न संप्रदाय और विभिन्न पूजा स्थल। तो अलग अलग तरीकों के माध्यम से वाक्यांश विभिन्न संप्रदाय की ओर संकेत करता है। कहाँ पर? तो विभिन्न संप्रदाय की ओर जो है संकेत करता है। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हम करेक्ट कर देंगे। आगे है 28 नंबर, निम्नलिखित में से
कौन सा त्यौहार किसी महापुरुष से नहीं जुड़ा है? तो शिक्षक दिवस है, बाल दिवस है, गांधी जयंती है और गणतंत्र दिवस है। तो 28 में बात करें तो देखिए 28 में हो जाएगा गणतंत्र दिवस। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा गणतंत्र दिवस जो आपका है ऑप्शन नंबर डी, यह किसी महापुरुष के जो है त्योहारों से नहीं जुड़ा है। आगे है त्योहार राष्ट्र को क्या लाभ पहुँचाते हैं? त्योहार जो है राष्ट्र को क्या लाभ पहुँचाते हैं? तो देखिए आपका राष्ट्र खुश रहता है, तो ये नहीं होगा। सभी मिलजुल कर रहते हैं, ये ऑप्शन हमारा बी विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। और 30 नंबर है हिंदी का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम जो है रीजनिंग सॉल्व करेंगे। कह रहा शुद्ध शब्द को स्त्रीलिंग यानी शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो यहाँ पर ई है और बड़ी ई है, इक है और आपका आ है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम क्या कर दें, तो यहाँ पर हम 30 नंबर में क्या कर दें, तो 30 नंबर में हम ये आपके आ कर दें। क्या कर दें? तो यहाँ पर क्या, तो सूता क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम अगर आ जोड़ दें तो ये हमारा जो स्त्रीवाचक बन जाएगा सूता, यानी ऑप्शन नंबर डी विकल्प इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 31 नंबर है आपका प्रश्न। और यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुणा है और गुणे का अर्थ भाग दे रखा है और भाग का अर्थ आपका प्लस हो, तो इसे आपको जो है सॉल्व करना है और क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सी संख्या आएगी। तो आपका क्या दे रखा है? 43 माइनस 2 × 2 प्लस का 8 बराबर आपका क्या आएगा? तो चलिए हम जो है इसको देखते हैं। तो आपका कितना है? 43 है और माइनस की जगह हमें क्या रखना है? तो माइनस की जगह हमें गुणा रखना है, 2 हो जाएगा। और गुणा के जगह हमें क्या रखना है? तो गुणा के जगह हमें जो रखना है क्या है? तो गुणा की जगह हमें रखना है भाग। क्या रखना है? भाग रखना है, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस की जगह हमें माइनस रखना है, 8 हो जाएगा। और बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 43 है और आपका 1 आ जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब 43 गुणे आपका क्या हो जाएगा? तो 43 गुणे आपका 1 है और माइनस का 8 है। अब 43 में से आपका 8 जाएगा तो कितना आएगा? 43 में से 8 जाएगा तो आपका 35 आ जाएगा, यानी 35 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विकल्प इसमें हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन है। 6 व्यक्ति हैं ABCDEF और जो है 3 आपका क्या कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में 3 बैठे हैं और कह रहा ई किसी भी के अंत में नहीं है, यानी किस ई जो है वह किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, यानी आपका जो है ई आपका बीच में हो जाएगा। मान लीजिए आपके 1 हो, 2 और 3, 3 इधर हो गए और 3 जो आपके इधर हो गए और 3 आपके इधर हो गए। इस तरह से हम बनाएंगे तो हम देखते हैं कि हमारा कौन सा सेटिस्फाइड बैठता है। तो अगर बात करें, कह रहा है कि ई जो है किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो ई जो आपका देखिए किसी भी पंक्ति में अंत में नहीं है, ई को हम या तो यहाँ रख लेते हैं। कहाँ पे? 1 मिनट में कलर चेंज कर लूँ। ई को या तो मैं यहाँ रख दूँ या तो मैं ई को यहाँ रख दूँ, क्योंकि कह रहा है ना प्रश्न में ई किसी के पंक्ति के अंत में नहीं है। कह रहा डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो डी जो है यानी एफ को हम अगर यहाँ रख दें और डी जो है यह इसके जो है दाएं स्थान पर है, यानी या फिर डी को हम यहाँ रख दें फिर एफ को हम यहाँ रख दें। अब फिर देखिए यहाँ पर फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि सी जो है ई का पड़ोसी नहीं है। सी जो है वह ई का पड़ोसी नहीं है। तो देखिए सी जो है ई का जो है पड़ोसी नहीं है, यानी आपका ए यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए आपका बीच में यहाँ पर आपका बी हो जाएगा और आपका यहाँ पर सी जो है आपका ए का पड़ोसी नहीं है। सी जो है ई का पड़ोसी नहीं है, डी से विकर्णित बैठा है। बी एफ का पड़ोसी है, बी जो है वह एफ का पड़ोसी है, तो मैंने बना दिया। अब बी जो है आपका देखिए बी जो है आपका एफ का पड़ोसी है, या आपको यहाँ पर या इस तरह से पोर्शन बनाएंगे तो कह रहा बी के सामने जो है कौन बैठा है? बी के सामने कौन बैठा है? तो बी के सामने देखिए बी के सामने अगर हम देखें
तो देखिए बी के सामने यहाँ हम देख सकते हैं बी के सामने आपका ई बैठा हुआ है। इस पोर्शन में अगर हमने देखा तो बी के सामने ई बैठा हुआ है। तो बी के सामने ई बैठा हुआ, ऑप्शन नंबर जो है डी विकल्प जो है हम बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म का आपको चयन करना है। कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का संबंध आपका तेलुगु से दे रखा है। यहाँ पर खाली स्थान पे कौन सी आपकी जो है शब्द युग्म आएगा। कह रहा है कि केरल का मलयालम है, त्रिपुरा का तेलुगु है, ओसोम का मैथिली है और गोवा का हिंदी है। यानी 33 नंबर है। अभी आपका लैंग्वेज से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। उसी प्रकार केरल में क्या बोली जाती है? तो केरल में मलयालम चलती है। क्या चलती है? तो केरल में मलयालम चलती है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दिए गए विकल्पों में से आपको जो है क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में आपको प्रश्नवाचक के जगह पर आपका क्या कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो है 34 नंबर है ना। तो यहाँ हम देखेंगे तो आपका संख्या जो है इस साइड आपकी बढ़ रही है। किस साइड? तो नीचे की साइड संख्या जो बढ़ रही है। तो इस तरह, या तो अगर संख्या इधर बढ़े तो हम इस साइड से सोल्व करेंगे। अगर संख्या हमारी नीचे की साइड बढ़ रही है, नीचे की साइड बढ़ रही है, तो यहाँ पर अगर देखें तो हम यहाँ पर देखें तो 12 का गैप है। कहाँ पर? तो 12 का गैप है। और अगर फिर हम अगर 24 में तो 6 और आपका 3। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे 12 दूना 24 और 12 तियाँ 36। क्या हो जाएगा? 12 दूना 24। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 12 का गैप है आपका। यहाँ पर फिर हमने प्लस 12 कर दिया। कितना? प्लस 12 कर दिया तो हमें 36 मिल गया। 24 में जैसे ही हमने जो है 24 में जैसे ही हमने प्लस 12 जोड़ा जो है आपका 36 हो गया। उसी प्रकार 16 और 32 का गैप देखेंगे तो यहाँ पर 16 का गैप है और 32 में जैसे ही हम 16 को जोड़ते हैं तो 6 दो 8, 3 1 आपका 4, 48 मिल गया ना। उसी प्रकार अगर हम देखें तो आपका 18 का दुगुना आपका 18 क्या 18 का दुगुना क्या हो जाएगा? तो 18 का दो गुना हमारा 36 होगा। क्या होगा? 18 का दो गुना यहाँ पर हमारा 36 होगा। और 36 में जब हम 18 ऐड करेंगे तो आपका 8 6 14 के 4 हासिल 1, 3 1 4 1 5, कितना कितना 8 8 हमारा कितना आ गया? तो हमारा 54 आ गया। यानी क्वेश्चन मार्क पे हमारा 36 रहेगा, तब जाके हमारा 54 यहाँ पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विकल्प हम इसमें करेक्ट कर देंगे। आगे कह रहा है उस विकल्प आकृति को चयन करना है जिसमें आकृति छिपी हुई है और आपकी अंतर्निहित है। तो किसमें आपकी जो है आकृति निहित है? इसमें आप देखिए किसमें आकृति निहित दिख रही है। ये वाली आकृति किसमें निहित है? 35 नंबर में। तो अगर यहाँ पर देखें तो आकृति किसमें निहित दिख रही है? तो आकृति देखिए यहाँ पर अगर हम इस तरीके से इसको बनाएं, इस तरीके से और इस तरीके से ये बन जाए, तो ऑप्शन नंबर डी विकल्प में आपकी आकृति जो है निहित है। बाकी आप देखिए आपको किसी आकृति में किसी भी ए बी सी में आपको किसी में आकृति निहित नहीं दिख रही है। यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है। किस में? ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हम इसमें करेक्ट कर देंगे। कह रहा है 36 में दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द युग्म का चयन करना है। तो होली का संबंध आपसे आपका रंग से दे रखा है। तो यहाँ पर कह रहा है दिवाली का प्रकाश है और लोहड़ी का पंजाबी है, मुहर्रम का मुस्लिम है और हेमिस का लोक नृत्य है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो होली जिस प्रकार रंगों का त्यौहार है, क्या है? होली रंगों का त्यौहार है। उसी प्रकार दिवाली जो है वह प्रकाशों का त्यौहार है। किसका? आपका दिवाली जो है प्रकाश का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हम करेक्ट कर देंगे। अब नीचे आपका कथन निष्कर्ष दे रखा है और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सभी फूल क्या हैं? तो फल हैं। सभी जो फूल हैं क्या हैं? वह फल हैं। यानी सभी जो फूल हैं, देखिए सभी जो फूल हैं, सभी जो फूल क्या हैं? तो सभी फूल आपके वह फल हैं। सभी फूल फल हैं और सभी फल पौधे हैं। और सभी फल क्या हैं? तो सभी फल जो हैं, देखिए यहाँ पर सभी फल जो हैं ओके प्लांट हैं यानी पौधे हैं। तो डायग्राम बन के रेडी हो गया। अब निष्कर्ष पे नज़र डालते हैं। पहला निष्कर्ष है सभी पौधे फूल हैं।
तो सभी आपके देखिए पौधे बाहर हैं और फूल अंदर है। तो यहाँ पर देखिए पहला कथन हमारा गलत होगा। अगर कुछ कहता कि कुछ पौधे आपके फूल हैं तब तो आपका सही हो जाता, लेकिन यहाँ सभी पौधे फूल बता रहा है, इस वजह से ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ फल आपके फूल हैं, यानी कुछ आपके फल जो हैं वह फूल हैं, यानी बाहर से अंदर की तरफ के कुछ पोर्शन हमारा जो है वह बिल्कुल सही होता है। ऑप्शन नंबर जो है हम केवल निष्कर्ष हमारा 2 अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प इसमें हम जो है राइट कर देंगे। आगे कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में जीम को 2275 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कोड भाषा में कीट को कैसे आपका कूटबद्ध किया जाएगा। तो 38 नंबर प्रश्न है और फटाफट देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ना कि केवल 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी ना लगाइए, देखिए मैं सी लगाना चाहता था लेकिन वो गलती से बी लग गया, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में जीम को 2275 लिखा जाता है, तो आपको कीट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। अब जीम से आपका 2275 कैसे आया, यह आपको जो है क्या ट्रिक इसमें लग रहा है, यह आपको जो है देखना है। तो यहाँ पर हमने देखा, देखिए अगर जी की प्लेस वैल्यू देखें तो जी की प्लेस वैल्यू हमारी यहाँ 7 होती है। वाई की प्लेस वैल्यू हमने देखा तो वाई की प्लेस वैल्यू हमारी यहाँ पे 25 होती है। और एम की प्लेस वैल्यू हमने देखा तो एम की प्लेस वैल्यू हमारी 13 होती है। कितनी होती है? तो 13 होती है। और सभी को जो मैंने क्या किया, सभी का मल्टीप्लाई करा दिया। अब सभी का मल्टीप्लाई करा दिया तो आप देखिए इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2275 मिलेगा। कितना मिलेगा? 2275 मिलेगा। उसी प्रकार आपका के है, आई है और टी है। के की प्लेस वैल्यू 11 होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है और टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है। यहाँ मैंने सभी का मल्टीप्लाई करा दिया और 11 नवा 99 और आपका और फिर आपका 2 से जब गुणा होगा तो कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पे हमारा 1980 आएगा। क्या आएगा? 1980 आएगा। ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे आइए 39 नंबर है प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किया। क्या कह रहा है? प्रीति ने जो है राहुल से अधिक अंक प्राप्त किया, यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किया, लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किया, राहुल जो है यमुना से अधिक अंक प्राप्त किया और मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किया। तो सबसे अंक कम जो है किसने प्राप्त किया? यानी प्रीति है एक, देखिए एक प्रीति है। क्या कह रहा है? प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किया। किससे? तो प्रीति ने जो है वह राहुल से जो है अधिक अंक प्राप्त किया। फिर कह रहा है यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किया। तो एक यमुना है, कौन है? तो देखिए यमुना यानी इसको हम वाई से मैं लिखता हूँ। यमुना ने जो है वह किसके? तो यमुना ने दिव्या के बराबर अंक जो है प्राप्त किया। अब यहाँ देखिए फिर अब यहाँ हमारा बन गया। फिर कह रहा है कि दिव्या ने यमुना के बराबर अंक प्राप्त किया, लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किया। यानी लोकिता जो है लोकिता जो है वह मंजू से जो है ये मंजू एम हो जाएगी, मंजू से कम अंक प्राप्त किया। और राहुल ने यमुना से राहुल ने जो है क्या कह रहा है यहाँ पे? राहुल यमुना से अधिक अंक प्राप्त किया है। राहुल जो है यमुना से अधिक अंक प्राप्त किया है। तो राहुल तो हमारा यहाँ पे है ही है। फिर कह रहा है कि सबसे कम अंक किसने प्राप्त किया है। तो देखिए स्पष्ट होता है सबसे कम किसने अंक प्राप्त किया है। तो यहाँ पर देखिए लोकिता है। कौन है? लोकिता है। यानी लोकिता ऑप्शन नंबर बी विकल्प में है। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है उस विकल्प को आपको चयन करना है जो दर्पण के दाईं ओर देखने जाने पर आकृति दर्पण के छवि से अधिक मेल खाती हो। अगर बी को जो है हम दर्पण प्रतिबिंब पर रखें तो ये आपका कैसा दिखाई देगा? तो देखिए अगर बी को जो है देखिए अब बी आपको अगर रखें ना तो बी देखिए ये वाली आकृति जो आपकी है वह इस तरह से आपकी हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। तो ये आकृति किस में दिखाई दे रही है? केवल आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रही है। इसमें देखिए सीधा है, इसमें आपका पलट गया है, इसमें भी पलट गया है। कह रहा एक हाल में 7 बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां हैं, दोनों पी क्यू आर एस टी यू भी व तीन बेंच पर 1 2 3 इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक बेंच में कम से कम 2 बच्चे बैठे हैं, कम से कम एक लड़की बैठी है। आर जो एक लड़की है पी और टी एस के साथ नहीं है,
एक लड़का यूँ केवल क्यू के साथ बैठता है और पी बेंच आई पर बैठने पर घनिष्ठ मित्रों के साथ बैठती है। आपका 5 जो है बेंच 3 पर बैठा है और बैठी है। टी जो है के का भाई है, तो आर के साथ कौन बैठा है? पूरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो अब दिख रहा होगा आप सभी को। तो यहाँ पर कह रहा है कि बैठने की व्यवस्था देखते हैं, तो बेंच 1 पे देखते हैं, तो बेंच 1 पे कौन बैठा है और आपका बेंच 2 पे कौन बैठा है? एक मिनट, बेंच 2 और बेंच आपका 3, यानी 3 आपके जो हैं ये हैं। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 3 बेंच 1 2 3 पर इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक बेंच पे कम से कम 2 बच्चे बैठे हैं। अब 2 बच्चे प्रत्येक बेंच पर बैठे हैं, कम से कम एक लड़की बैठी है, यानी एक लड़की भी उनके साथ बैठी हुई है, यानी एक लड़का एक लड़की आपके बैठे हुए हैं बेंच पे। कह रहा कि आर जो एक लड़की है, क्या है? आर जो है वह एक लड़की है। तो आर को देखिए, आर अब क्या है? आर एक लड़की है। मान लीजिए आर जो है एक गर्ल्स है, क्या है? आर एक गर्ल्स है। फिर कह रहा है कि आर जो एक लड़की है, पी और टी पी टी और एस के साथ नहीं बैठती है, पी और टी एस के साथ नहीं बैठती है। एक लड़का यूँ केवल जो है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक लड़का यूँ केवल क्यों के साथ बैठा है। एक लड़का यूँ है, एक लड़का यानी देखिए एक लड़का यूँ है, यानी यूँ क्या है? यूँ जो है वह बॉयज़ है और किसके साथ बैठा है? तो क्यों के साथ बैठा है। क्यों क्या है? क्यों जो है ये गर्ल्स है। ये ध्यान दीजिएगा, क्यों क्या है? क्यों जो है एक गर्ल्स है। अब फिर कह रहा है कि पी बेंच 1 पर अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ बैठा है, यानी पी जो है वह आपका लड़का है जो कि अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ बैठा हुआ है। फिर कह रहा है भी जो आपका है, यानी भी जो आपका है बेंच 3 पर बैठा है। भी जो है वह बेंच 3 पर बैठा है या बैठी है। टी के का भाई है। टी जो है अगर के का भाई है तो टी को जो है हम यहाँ बना देते हैं और ये क्या है? तो यह के का भाई है। फिर कह रहा है, देखिए कह रहा है कि आर के साथ कौन बैठा है? तो आर के साथ कौन बैठा है? तो आर के साथ भी बैठा है। कौन बैठा है? तो आर के साथ जो बैठा है यहाँ पर देखिए भी बैठा है। हो सकता है मेरे डायग्राम बनाने का आपको फार्मूला समझना है, लेकिन आपका देखिए इसी तरह से आपको बनाएंगे, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे सॉल्व करेंगे। तो आर के साथ कौन बैठा है? भी बैठा है, लेकिन डायग्राम आपका सही बना है और उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। कह रहा उस विकल्प को आपको चयन करना है और इस स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करना है। तो 43 है, 55 है, 79 है और 115 है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी? 43 है और क्या है? तो 55 है और 55 के बाद 79 है और 79 के बाद आपका 115 है। ये ध्यान दीजिएगा। और फिर देखिए अब इनका हम गैप देखते हैं। तो 43 और 55 का गैप मैंने देखा, तो मुझे कितने का गैप मिला? तो यहाँ पे मुझे 12 का गैप मिला। और 55 और 79 का गैप मैंने देखा, तो कितने का गैप मिला? तो यहाँ पे मुझे 24 का गैप मिला। कितने का? 24 का। अब 79 115 का गैप जब मैंने देखा, कितने का? तो 79 115 का जब मैंने गैप देखा, तो यहाँ पे मुझे 36 का, कितने का? 36 का। तो देखिए आपका 12 यहाँ पर ऐड हुआ, फिर आपका यहाँ पर कितना? तो यहाँ पर जो है 12 ऐड हुआ। उसी प्रकार 36 में जब 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 36 में जब आपका 12 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका 48 आएगा। 48 आएगा। 115 में 48 जोड़ते हैं, 115 में 48 जोड़ते हैं तो 8 5 आपका कितना हो जाएगा? 8 5 आपका 13 हो जाएगा। 13 का 3 हो जाएगा, हासिल का 1 हो जाएगा। 4 1 5 1 6 हो जाएगा, हासिल का 1 हो जाएगा। 163, 163 हमें यहाँ पे जो है खाली स्थान पे आएगा। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और जबकि एक अलग है, उसी असंगत अक्षर को आपको चयन करना है। तो इसमें आपको कौन सा फार्मूला लग रहा है? तो यहाँ पर अगर मैंने देखा तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है जी का अपोजिट टी होता है। क्या होता है? जी का अपोजिट टी होता है और डब्लू का अपोजिट आपका क्या होता है? एक मिनट देखिए, डब्लू का अपोजिट आपका यहाँ पे डी होता है। और फिर बात करें और डी का अपोजिट क्या होता है? तो डी का अपोजिट आपका यहाँ पर
और देखिए फिर आपका यहाँ पर डी का अपोजिट आपका क्या टी होता है? नहीं होता है। और ई का अपोजिट आपका भी होता है। क्या होता है? यहाँ पे अपोजिट का आपका फार्मूला लग रहा है, अपोजिट का फार्मूला और अपोजिट का फार्मूला। लेकिन आपका डी का अपोजिट टी नहीं होता है, या यह असंगत हो जाएगा। इस वजह से सी विकल्प जो हमारा जो है इस समूह से संबंधित नहीं होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है, जबकि एक अलग है। उसी असंगत को आपको चयन करना है। तो 83 है, 135 है, 54 है और 54 है और आपका 72 है। इनमें आपको एक असंगत है, उसी असंगत को बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 83 क्या है? तो 83 आपकी एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? 83 आपकी एक अभाज्य संख्या है। बाकी देखिए 135 भी कट जाएगा और आपका 72 भी कट जाएगा और 54 भी कट जाएगा। तो 83 यहाँ पर हमारा एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। आगे है, किसी निश्चित कूटभाषा में EMTX को आपका इतना लिखा जाता है। अगर कूटबद्ध किया जाता हो तो आपको PYSCI कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका हुआ क्या है? तो आपका E है, M है, T है, W है और आपका X है। अब इसे क्या लिखा है? तो देखिए X को देखिए, एक्स को आपको इधर लाया, एक्स को इधर लाया। अब फिर देखिए आपका ई को इधर ले आया, ई को इधर ले आया। उधर पर देखिए आपका टी को ऐसे ही रहने दिया, टी को ऐसे ही रहने दिया। अब डब्लू को देखिए, डब्लू को इधर लाया और एम को इधर ले गया। बस यही आपको काम करना है। किसमें? PYSCI में। तो चलिए उसमें देखते हैं। पी है और क्या है, वाई है, एस है, सी है और आई है। इतना देखिए। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, तो यहाँ पर मैंने किया देखिए, आपका एस को ऐसे ही रहने देते हैं, आई को हम इधर ले आते हैं और आई को इधर ले आएँ और पी को हम जो है इधर ले गए, सी को इधर ले आएँ और वाई को इधर ले आएँ। तो आई सी एस और वाई पी, देखिए ऑप्शन नंबर बी विकल्प इसमें हमारा करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब जो है हम जीके सॉल्व करने वाले हैं। और 20 नंबर कह रहा, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1946 है, 1945 है, 1942 है और 1940 है। तो क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में 1900 तो देखिए ये कब आया था क्रिप्स मिशन? तो आपका 1942 में आया था। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड। कौन थे? स्टेफोर्ड। स्टेफोर्ड आपके क्रिप्स कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके जो थे वह अध्यक्ष थे। कह रहा, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? 1929, 1939, 1949 और 1900 जो है आपका 59। तो प्रथम बार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब चुने गए थे, यह प्रश्न में पूछ रहा है 47 नंबर में। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1929 को। कब? तो 1929 को देखिए आपका प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वह अध्यक्ष चुने गए थे। और इन्हें यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था। कहाँ पर? यह अधिवेशन जो आपका हुआ था लाहौर में हुआ था। और लाहौर कहाँ पर है? लाहौर आपका प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। कह रहा, औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो कह रहा आपका अहमदनगर, औरंगाबाद, इलाहाबाद और लाहौर। तो औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो 48 नंबर प्रश्न है। तो देखिए अगर इसकी मृत्यु की बात करें तो इसकी जो मृत्यु हुई थी औरंगजेब की मृत्यु वह 1707 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1707 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो यह आपका हुआ था अहमदनगर में। कहाँ पर? तो अहमदनगर में हुआ था। और उसे अगर बात करें तो औरंगजेब को क्या कहा जाता है? इसी को जो कहा जाता है वह जिंदा पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे जिंदा पीर कहा जाता है। किसे? तो औरंगजेब को। इतना फैक्ट आपको याद रखना है। 49 नंबर है, 17वीं ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध किसकी
वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी किया था? तो ऑप्शन में ताराबाई हैं, लक्ष्मीबाई हैं, रमाबाई हैं और आपकी जीजाबाई हैं। तो 49 में बात करें तो 17वीं ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के देखिए 17वीं ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध जो उसकी वीर पत्नी थी ताराबाई, कौन थी? वीर पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में जारी किया था। आगे देखिए आपको युग में आपका कौन सा युग में इसमें सम्मिलित नहीं है, कह रहा कि आपका पावनावा विद्रोह है, दक्कन किसान विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह है और कोल विद्रोह है। तो सन्यासी विद्रोह आपका बंगाल में हुआ था, कब हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह आपका बंगाल में हुआ था 1770 और 80 में। कब? तो 1770 और 80 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए का आपका डी हो जाएगा। और इसके बाद बंकिम चटर्जी जो थे वह उपन्यास आनंद मठ में विद्रोह का उल्लेख किया था। तो 50 का ऑप्शन नंबर देखिए सन्यासी विद्रोह जो दे रखा है आपका सन्यासी विद्रोह का जो संबंध दे रखा है, देखिए इस तरह से आपका होगा। ये आपका 1894 में नहीं हुआ था, कब हुआ था? तो 1770 में और 80 में हुआ था। कब? 1770 से 80 के दौरान हुआ था। और बंकिम चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। तो यह क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सन्यासी विद्रोह आपका 1800 आपका कितना दे रखा है? 1894 में नहीं हुआ था। यह आपका कब हुआ था? तो 1770 और 80 के बीच हुआ था। आगे आइए, कह रहा पृथ्वी के डैश डैश पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है? तो कहाँ पर? क्षितिज पर, लंब रूप पर यानी ऊर्ध्वाधर, गोलाकार और अंडाकार। तो देखिए इसी को हो जाएगा अंडाकार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, कहाँ पर? ये आपका आपका वेस्ट से ईस्ट की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर यह घूमती है। और पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। एक घूर्णन पूरा करने में उसे कितना टाइम लगता है? यानी एक घूर्णन पूरा करने में उसे कितना टाइम लगता है पृथ्वी को? तो उसे लगता है 23 घंटे। कितना? 23 आवर्स आपका 56 मिनट। और कितना? 56 मिनट और आपका 4 सेकेंड। कितना? 4 पॉइंट आपका 9 सेकेंड का समय लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो कह रहा कि ससाइनी, गंगोत्री, जेमू और सियाचिन। तो सियाचिन का सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी 72 आपका किलोमीटर। कितना? 72 किलोमीटर। यहाँ से आपकी नुब्रा नदी निकलती है। इसे विश्व के सबसे ऊंचा स्थल कहा जाता है, सियाचिन ग्लेशियर। आगे बढ़िए, 53 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? 2017, 2020, 2019 और 2022। तो संयुक्त राष्ट्र की जो घोषणा हुई थी वह आपकी 2019 में हुई थी। 2019 में स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषणा किया गया था। कह रहा है निम्नलिखित में से एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो आपका कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, द्रविड़ मुन्नेत्र की कन्नगड़म, बहुजन समाज पार्टी। कौन सी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़ आपके मुन्नेत्र का आपके कदम। तो देखिए भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कौन सी? भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कौन 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 सी हैं? 6 भारत में आपकी 6 राष्ट्र पार्टियां हैं। 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। कौन कौन सी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, और बीजेपी के बाद आपका क्या है? कौन है? तो कांग्रेस है। कांग्रेस के बाद आपका कम्युनिटी ऑफ इंडिया है, जिसे आपका मार्क्सिस्ट कहते हैं। आम आदमी पार्टी है। कौन है? आम आदमी पार्टी है। और बात करें आपका बहुजन समाज पार्टी है और नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये 6 प्रकार की भारत में राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कह रहा प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण आपकी
सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो कह रहा है 1/4 है, 1/2, 1/3 और आपका 1/5। देखिए अगर बात करें 55 है, तो देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का आपका निर्माण कब हुआ था? तो 55 नंबर है ना। देखिए भारतीय संविधान के लोकसभा और राज्यसभा के सदन होते हैं। कौन होते हैं? तो भारतीय संविधान जो होते हैं, देखो ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा। भारतीय संविधान के लोकसभा और राज्यसभा के सदन होते हैं। लोकसभा अस्थायी तथा राज्यसभा आपका जो है स्थायी सदन होता है। राज्यसभा में आपके अधिकतम जो आपके होते हैं आपके 250 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 250 आपके कैंडिडेट होते हैं और यह जो है 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उनके स्थान पर नए सदस्य जो है चुन लिए जाते हैं। आगे देखिए भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? भारतीय संविधान द्वारा भारत संविधान को कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 14 अगस्त 1947 और 26 नवंबर 1949। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण आपका 6 दिसंबर 1946 यानी 1946 को किया गया था। भारत के संविधान निर्माण में अगर बात करें आपका 2 ईयर कितना? भारतीय संविधान के निर्माण में 2 ईयर 11 मंथ और कितना लगा था? तो आपका 18 डेज। कितना? 18 डेज आपका जो है लगा था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन भारतीय संविधान को बनाने में लगा था। और यह संविधान 26 नवंबर कब? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। उसी दिन यह पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को जो है इसे लागू किया गया। और इसी वजह से हम जो है इसे आपका गणतंत्र दिवस के रूप में जो है हर साल हम 26 जनवरी को मनाते हैं। आगे ये कह रहा है वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों को गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन जो है किया था? कह रहा है बी.डी. सावरकर और प्रफुल्ल चाकी और सचिव आपका सन्याल हैं या रास बिहारी बोस हैं। तो 57 नंबर में कह रहा वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारी की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी.डी. सावरकर। कौन हो जाएंगे? देखिए विनायक सावरकर यानी बी.डी. सावरकर जो है 1899 में। कब? तो 1899 में 1899 में इन्होंने जो है क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला शुरू किया था। यह उस समय महाराष्ट्र में कई ऐसी क्रांतिकारी समाजें थीं जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन के उखाड़ फेंकने में विश्वास रखते थे। और 1904 में कब? 1904 में महाराष्ट्र के 200 सदस्य जो है 200 सदस्यों की बैठक हुई और विनायक दामोदर सावरकर ने इसका नाम बदलकर अभिनव भारत रखा था। आगे देखिए कह रहा है कि ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा जो है जिम्मेदार होता है? तो परावर्तन है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है और ध्रुवीकरण है। 58 में तो देखिए यहाँ पे ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए परावर्तन जिम्मेदार होता है। कौन होता है? परावर्तन जिम्मेदार होता है। और यह तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है। कैसी तरंगे होती हैं? यह तरंगे जो होती हैं वह है आपकी यांत्रिक तरंगे होती हैं। करा बिजली के हीटर में कौन सा सामग्री उपयुक्त होता है? बिजली का जो हीटर होता है उसमें कौन सी सामग्री आपकी प्रयुक्त होती है? टंगस्टन है, नाइक्रोम है, पीतल है और आपका इस्पात है। तो 59 है और बिजली के हीटर में नाइक्रोम की तार नाइक्रोम आपकी लगी होती है। क्या होती है? नाइक्रोम इसमें आपका यूज होता है। नाइक्रोम जो होता है वह निकिल, क्रोमियम तथा लोहे की मिश्र धातु होती है। 60 नंबर है सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को हम क्या कहते हैं? तो कह रहा कि कैड स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार और लॉयन स्टार। तो सौरमंडल के बाहर जो सीरियस नामक चमकीले तारे होते हैं उनको हम किस नाम से पुकारते हैं? तो देखिए इसे बात करें तो आपका डॉग स्टार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विकल्प इसमें हमारा जो है बी विकल्प। कौन सा बी विकल्प इसमें हमारा विल बी राइट आंसर। आगे देखिए कह रहा इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का एक अयस्क है? कह रहा सुहागा, डोलोमाइट, आपका
कार्नालाइट और बक्साइट। तो इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का एक अयस्क है? 61 में पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करें, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बॉक्साइट। और बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? तो आपका Al2 क्या होता है? Al2O3 इनटू आपका 2H2O, ये क्या होता है? तो बॉक्साइट का सूत्र होता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी विकल्प इसमें बॉक्साइट करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग है? तो सिर है, त्वचा है, जीभ है और अग्नाशय है। तो देखिए आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो आपकी त्वचा है वही आपका बाहरी बाहरी अंग के रूप में सबसे बड़ा आपका बाहरी अंग हो जाएगा। और इसके आपके 3 जो है परतें होती हैं, किसकी? त्वचा की 3 परतें होती हैं। क्या होती हैं? 3 परतें होती हैं। कौन कौन सी? पहली आपकी होती है आपका एपिडर्मिस, और दूसरी जो आपकी होती है वह डर्मिस होती है, और तीसरी जो आपकी होती है वह हाइपोडर्मिस होती है। आगे देखिए, कह रहा 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है लाला मोहन घोष, मदन लाल मालवीय, आनंदा आनंदाचरलू, बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए अगर बात करें 1881 में जो है बाल गंगाधर तिलक ने, किसने? आपके गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र का संपादन किया था, और बेला टाइन चिरिल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। और इनका प्रसिद्ध नारा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। यह इनका प्रसिद्ध नारा था बाल गंगाधर तिलक जी का। कह रहा कि ब्राज़ील में आपका विशाल कहवा बागवानों को कहा जाता है। कह रहा कि स्टेट क्या है? देखिए कह रहा कि स्टेट और स्टेसियास और आपका कल्कीजेस और आपका फजेंडा। तो ब्राज़ील में जो आपका विशाल कहुआ है, वहाँ के बागवानों को क्या कहा जाता है? उसे फजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वह ब्राज़ील ही है। कौन है? यह पूछा जाए कि विश्व में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है, तो ब्राज़ील है। और ब्राज़ील को कहुआ को जो है हम फजेंडा कहलाता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो JB जोशी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो देखिए दादा भाई नौरोजी जिन्हें ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत को वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी ऑफ आपका ब्रिटिश रूल इन इंडिया डाई में किया है। अब देखिए यहाँ से हमारा कंप्यूटर से प्रश्न है, और कंप्यूटर से अब हम प्रश्न देखेंगे। कह रहा यूनिक्स में कौन सा प्रोग्रामिंग टूल है? यूनिक्स जो है कौन सा प्रोग्रामिंग टूल है? तो कह रहा लिंट है, कर्नल है, सी सेल है, और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं है। तो यूनिक्स में कौन सा प्रोग्रामिंग सेल है? तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा 66 में सी हो जाएगा। यह सी सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह सी सेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विकल्प इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित होता है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित होता है? कह रहा लिंट है, टीम शेयरिंग है, बेंच प्रोसेसिंग है और मल्टीटास्किंग है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह मल्टीटास्किंग हो जाएगा। विंडोज ऑपरेटिंग जो सिस्टम आधारित होता है तो मल्टीटास्किंग पर आधारित होता है। कह रहा इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डॉस है, ओरेकल है, लिनक्स है और विंडोज है। तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है 68 में? तो ये आपका ओरेकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 68 में ओरेकल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ओरेकल हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक ओएम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कह रहा कि आपका अपाचे, एंड्राइड और लाइनेक्स और विंडोज। तो निम्नलिखित में से कौन एक आपका ओएम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए हो जाएगा, अपाचे। कह रहा इनमें से क्या प्रचलन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कह रहा काला लिनक्स, विंडोज, जेबीएम और मैक ओएस।
तो इनमें से कौन सा जो है प्रचलन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो 70 का आपका JBM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? JBM जो आपका है ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचार प्रणाली नहीं है। कह रहा दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात करना है। तो कह रहा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड पैड है, ऑपरेटिंग सिस्टम है और नोट पैड है। तो इनमें से आपको विषम को जो है ज्ञात करना है। इसमें अगर बात करें विषम हमारा जो हो जाएगा वह ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। कह रहा कि अमेरिकन टेलीफोन एवं टेलीग्राफ कंपनी ने एक ऐसा कंप्यूटर प्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल के लिए वातावरण प्रदान करती है। इसे क्या कहते हैं? कह रहा BGA, यूनिक्स, VLSI और UTA। इसे क्या कहते हैं? इसे यूनिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्या यूनिक्स प्रचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है? कह रहा वास्तविक समय संसाधन, वितरित संसाधन, एकल अयोग्यता और बहुप्रयोगता। तो यूनिक्स जो प्रचलन सिस्टम है वह किसके लिए यूज होता है? तो ये आपका जो होता है वह बहुप्रयोगता के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए किस कीवर्ड शॉर्ट कुंजी का हम प्रयोग करते हैं? विंडोज आपका देखिए विंडो की प्लस एफ है, या की प्लस आपका ई है, या की प्लस आपका डब्ल्यू है, या आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आपका एफ है। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज एक्सप्लोरर को खोलने के लिए किस कीवर्ड शॉर्टकट का यूज करते हैं? तो देखिए ये हम करते हैं आपका कुंजी प्लस की दबाते हैं। क्या दबाते हैं? विंडोज की कुंजी और प्लस जो है हम की दबाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। कह रहा फुल फॉर्म आप GUI का फुल फॉर्म पूछ रहा है। GUI का फुल फॉर्म पूछ रहा है। यहाँ पर GUI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कह रहा है जनरल यूजर इंटरफेस, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि GUI का जो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कह रहा कि आपका 76 नंबर है, ये आपका 76 नंबर है। 1 मिनट थोड़ा सा कट गया है। कह रहा कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज़ के निम्नलिखित संस्करणों में कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया है? विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 9 है और विंडोज़ 7 है। तो कौन सा संस्करण है जो आपका माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अभी तक जारी नहीं किया गया है? कौन सा विंडो? तो ये जो आपका है विंडोज़ 9 जो है अभी तक जारी नहीं किया गया है। कह रहा विंडो 7 में चयनित वस्तुएं आइटम को हटाने के लिए रिसाइकिल बिन ले जाने के लिए महत्वपूर्ण योजना का प्रयोग आवश्यक रूप में किया जाना चाहिए। कह रहा कंट्रोल आपका एक्स है, शिफ्ट प्लस डिलीट है, कंट्रोल प्लस डी है और आल्ट प्लस आपका जो है डिलीट है। तो कंट्रोल प्लस डी क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस डी जो है आपका वह आइटम को हटाने के लिए और रिसाइकलिंग के बिना ले जाने के लिए महत्वपूर्ण योजना का जो है कंट्रोल प्लस डी जो है किया जाना चाहिए। कह रहा है इनमें से कौन सी मान्य आइडेंटिफायर नहीं है? इनमें से कौन सा जो सी मान्य आइडेंटिफायर नहीं है? कह रहा डेट ऑफ बर्थ आपका, न्यूमेरिक, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो 78 का देखिए फर्स्ट नेम हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट नेम जो हो जाएगा ये आपका सी मान्य आइडेंटिफायर नहीं है। कह रहा कि निर्देशों का समूह कहलाता है स्क्रिप्ट, एक्सटेंशन और फ्लो चार्ट और प्रोग्राम। तो 79 नंबर है और निर्देशों का जो आपका समूह कहलाता है वो क्या कहलाता है? उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि एक प्रोग्राम जो चल रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? कह रहा डैश डैश प्रक्रिया एक प्रोग्राम है जो अगर चल रहा हो तो उसे प्रक्रिया कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, सूचना कहते हैं या डेटा कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो प्रक्रिया एक प्रोग्राम है जो आपकी चलती रहती है। यूपी स्पेशल से अब हम प्रश्न देखेंगे। और देखिए यहाँ पे कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो प्रतिशत श्रमिक नियोजित क्षेत्र कौन सा है? तो कह रहा है कृषि में है, उद्योग में है, सेवा क्षेत्र में है, उद्योग एवं सेवा दोनों में है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो आपका प्रतिशत है वह श्रमिक नियोजित किस में है? तो ये हमारा हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि में। किस में? तो उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान आपका राज्य है जहाँ कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक जो आपके कर्मचारी नियोजित हैं। और उत्तर प्रदेश के कुल कर्मचारियों की सर्वाधिक लगभग आपका 59% है। कितना? 59 पॉइंट आपका जो है
30% लोग कृषि क्षेत्र में नियोजित किए जाते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश में किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अब जो है अब प्रथम स्थान पर नहीं रहा। कह रहा गेहूँ में, जौ में, गन्ना में और चावल में। तो कौन सी फसल में जो है उत्तर प्रदेश अब जो है प्रथम स्थान पर जो है नहीं है। तो देखिए ये हो जाएगा चावल। तो आपका 2020 और किसका 2021 के आंकड़ा 2020 और 21 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश के भारत के समग्र खाद्यान्न उत्पादन के लिए आपका कितना है उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में ये आपका है 18.89% जो उत्पादित किया जाता है यहाँ पर। और खाद्यान्न उत्पादन के दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर था तथा मध्य प्रदेश आपका दूसरे स्थान पर था, वह पंजाब तीसरे स्थान पर था। उत्तर प्रदेश गेहूँ, गन्ना, आलू के उत्पादन में अभी प्रथम स्थान पर है। तरह निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। तरह और आपका अहरौरा, अरवा, बुंदेलखंड और बडुआ। तो कौन सा जो बांध है वो अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं है 83 नंबर में। तो ये आपका हो जाएगा बदुआ। कौन सा हो जाएगा। तो देखिए अगर बात करें अरौरा, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। कौन सा अरौरा ये आपका कहाँ पर है तो मिर्ज़ापुर में है। कहाँ पर है तो ये बांध आपका जो है वह मिर्ज़ापुर में है। अरवा आपका कहाँ पर है तो अरवा आपका ये भी आपका मिर्ज़ापुर में है। कहाँ पर तो ये भी जो आपका है वह मिर्ज़ापुर में ही है। और बात करें आपका बघेलखंड कहाँ पर है तो बघेलखंड आपका बलरामपुर में है। बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है। और बडुआ कहाँ पर है तो बडुआ जो आपका है ढाका बिहार में है। कहाँ पर बांका बिहार में। एक मिनट आपका बांका। अब बांका कहाँ पर है तो बांका जो आपका है वह बिहार में है। तो ये जो हमारा हो जाएगा वह आपका बांध जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है बट आपका बदुआ ये बांका आपका बिहार में स्थित है। कह रहा कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है। कह रहा गोरखपुर, रामपुर और लखनऊ और गाजियाबाद। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित कहाँ है 84 में पूछ रहा है। तो आर्यभट्ट जो आपको देखिए ये आपका रामपुर में है। कहाँ पर तो रामपुर में है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है। और गोरखपुर में कौन सा आपका है इंदिरा देखिए गोरखपुर में कौन सा है तो वीर बहादुर वाला है। कौन सा वीर बहादुर आपका नक्षत्रशाला गोरखपुर में है। और रामपुर में कौन सा है तो रामपुर में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है। और गाजियाबाद में कौन सा है एक गाजियाबाद में भी है। तो गाजियाबाद में कौन सा है कमेंट में बता सकते हैं अगर गाजियाबाद में होगा तो। आगे चलिए कह रहा गीडा क्या है। गीडा देखिए गीडा आपका उत्तर प्रदेश में जो कि आपका गोरखपुर में पड़ता है। कह रहा गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण है गीडा। तो देखिए ये हमारा गलत हो जाएगा। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। गीडा है तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा हस्त निर्मित कागज़ का निर्माण होता है। कह रहा बांदा में और हमीरपुर में, झांसी में और जालौन में। तो हस्त निर्मित कागज़ का निर्माण कहाँ पर होता है तो देखिए ये होता है आपका जालौन में। कहाँ पर तो उत्तर प्रदेश के हाथ से निर्मित कागज़ उद्योग मथुरा, जालौन, कालपी में और कागज़ लुगदी जो है उत्तर प्रदेश सहारन में केंद्र स्थित है। आगे देखिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका सुमिलित नहीं है। अलीगढ़ आपका ताले से संबंधित है तो बिल्कुल सही है। मुरादाबाद पीतल से सही है बिल्कुल सही है। फिरोजाबाद आपका जो है चूड़ियों के लिए ये भी सही है। मेरठ का चाकू दे रखा है किसका 87 का मेरठ का चाकू दे रखा है जो कि गलत हो जाएगा। मेरठ क्या हो जाएगा मेरठ का जो संबंध हो जाएगा वो आपका खिलौने से किसके मेरठ मेरठ में आपका खिलौने से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा जो है इसमें आपका जो है सुमेलित नहीं है यानी आपका मेरठ का खिलौना आपका हो जाएगा। आगे आइए सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। कह रहा सोनभद्र इलाहाबाद है, ललितपुर है और मिर्ज़ापुर है। तो आपका सोनभद्र में क्या होता है तो सोनभद्र में आपका चूना पत्थर होता है यानी ए का चौथा। और ये आपका प्रयागराज में क्या है तो आपका सीसा बालू है। क्या है प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में आपका क्या है तो सीसा बालू है यानी बी का दूसरा। और क्या है ललितपुर में क्या है तो ललितपुर में आपका तांबा है तीसरे का सी का पहला।
और फिर है आपका मिर्ज़ापुर में क्या है, तो मिर्ज़ापुर में आपका नॉन प्लास्टिक आपका पावर प्ले है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हमारा डी विकल्प जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा। कह रहा कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है, 89 में पूछ रहा है। तो देखिए, गंगा नदी प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश से हल्दिया घाटी पश्चिम बंगाल तक को राष्ट्रीय जल संख्या 1 घोषित किया गया है। यहाँ भारत के प्रथम राष्ट्रीय जल मार्ग है, जिसकी लंबाई की बात करें आपका 1620 किलोमीटर है। कितना? 1620 किलोमीटर है। देखिए, प्रयागराज से हल्दिया तक हो जाएगा। कह रहा उत्तर प्रदेश किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो है वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो कानपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में और इलाहाबाद में। तो 90 नंबर है। और देखिए, ये ऑप्शन नंबर डी विकल्प हो जाएगा कि आपका उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो सर्वप्रथम अधिवेशन हुआ था वह आपका इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। और इसमें कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो आपका हुआ था वह कब हुआ था? 1828 में आपका हुआ था कांग्रेस का चौथा अधिवेशन। और इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। कौन थे इसके अध्यक्ष जो थे? वह जॉर्ज यूले थे। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे। आगे देखिए, कह रहा आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन में अकबर है, शाहजहाँ है, औरंगजेब है और दारा शिकोह है। तो 91 है। और 91 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाहजहाँ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो आगरा किले में स्थित जो आपका मोती मस्जिद है, आपका चमकता हुआ मोती, इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। और मोती मस्जिद को जो है आपका पर्ल मॉस्क्यू नाम से भी जाना जाता है। शाहजहाँ ने इस मस्जिद का निर्माण अपने शाही दरबार के लिए करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो सिग्मो, घोड़े, मोडनी और चैता। तो कौन सा जो है उत्तर प्रदेश का एक आपका लोक नृत्य नहीं है? तो यहाँ बात करें आपका जैता जो दे रखा है, जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। जबकि ये कहा आपका सिम्बा हो गया और आपका घोड़े हो गया, मोडनी हो गया। ये क्या है? ये आपका लोग ये सब किसके हैं? तो ये आपके जो है, देखिए एक मिनट यहाँ पूछ रहा है लोक नृत्य है तो जैता है। बाकी आपका सिग्मा और घोड़े और मोडनी ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो ये आपके गोवा के हैं। कहाँ के? गोवा के हैं। और गोवा की राजधानी क्या है? तो पणजी। क्या है गोवा की राजधानी? तो पणजी है। आगे आइए 93 नंबर। और कह रहा है किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो देखिए, आपका सैयद आगा हसन का काश्मीरी ये नहीं है। नवाब वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि किस्सा राधा कन्हैया के लेखक नवाब वाजिद अली शाह हैं। 94 है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? इतनार है, थारू है, भील है और मुंडा है। तो थारू जनजाति उत्तराखंड और नैनीताल तथा आपके उधम नगर जिले में पाई जाती है। कौन सी? थारू जनजाति। और यह जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसमें पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती और बलराम में पाई जाती है। यह हिंदू धर्म को मानती है और यह भरोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत ईरानी समूह के अंतर्गत आने वाली है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन में नोएडा, आगरा, वाराणसी और फुर्सतगंज। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये आपका है फुर्सतगंज में। कहाँ पर? तो फुर्सतगंज में। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संशोधित करेगा? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, या उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या विधानसभा के अध्यक्ष को। तो उत्तर प्रदेश का जो आपका लोकायुक्त है वह किसे अपना त्यागपत्र संशोधित करेगा? तो देखिए, यह करेगा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को।
और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त राज्य की राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देता है और उत्तर प्रदेश लोकपाल और लोकायुक्त के जो अधिनियम 1975 यानी आपका 1975 में लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और इस लोकायुक्ति राज्यपाल को संबोधित त्यागपत्र जो है त्याग कर सकेगा। 97 नंबर है, गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। गोकुल ग्राम योजना अपना ही उत्तर प्रदेश हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में भारत के सबसे प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो मणिपुर, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इस तरह के जहाँ क्वेश्चन आए तो आपका जो कि उद्घाटन से रिलेटेड, तो हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश हमारा हो जाएगा। कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, संत कबीर नगर और कानपुर। तो उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला जो है वह गाजियाबाद है। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CRI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क और जल्दी आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपका 100 का कौन सा हो जाएगा कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है 100 का? तो आगरा, बरेली, लखनऊ और कानपुर। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपको यूजफुल लगी हो तो ज़रूर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को जो है ऑन कर लें। तो आज के लिए फिर इतना ही रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भाई बहन या आपका रिश्तेदार जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है तो उस चैनल के माध्यम से ज़रूर बताइए। यहाँ पर आपको मैराथन डोज बहुत कम समय में आपको तैयारी कराई जा रही है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। फिर मिलेंगे अब अगले वीडियो में।